नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत। गुजरात के तट से अब से 24 घंटे से भी कम समय में टकराएगा चक्रवात बिपरजॉय। बिपरजॉय अभी से अपना असर दिखा रहा है। मुंबई से लेकर केरल के तट तक समंदर में तूफानी लहरें उठ रही हैं। वहीं चक्रवात से संभावित नुकसान को कम से कम की तैयारी में जुटे केंद्र और राज्य प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ अलर्ट पर हैं। होगी न्यूज नाइट में चर्चा, क्या है तैयारी बिपरजॉय से होने वाले नुकसान को कम करने की और क्या है जमीन पर हालात। साथ ही होंगी देश दुनिया और खेल की तमाम और खबरें भी, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। आगे बढ़ रहा है अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। 15 जून की शाम को गुजरात के तट से टकराएगा बिपरजॉय। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। कच्छ, जामनगर, द्वारका में हो सकती है भारी से बहुत भारी वर्षा। गुजरात के बाद दक्षिण राजस्थान में दिखेगा तूफान का असर। बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में उच्च स्तरीय बैठक में की हालात की समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की तीनों सेना प्रमुखों से बात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कच्छ में अस्पतालों का किया दौरा। 47,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी को किया गिरफ्तार, बाद में भेजे गए अस्पताल। गिरफ्तारी के बाद फूट फूट कर रोए सेंथिल। डीएमके ने कार्रवाई को बताया गैर कानूनी, तो एआईएडीएमके और बीजेपी ने ठहराया सही। कहा कुछ समय बालाजी को भ्रष्टाचारी बताने वाले स्टालिन अब कर रहे हैं बचाव। हिमाचल के कुल्लू और पंजाब के होशियारपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की रैलियां। गिनाई मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां। कहा पीएम मोदी ने 9 सालों में वंशवाद से विकासवाद का परिवर्तन और वोट बैंक की राजनीति से रिपोर्ट कार्ड की राजनीति तक पहुंचाने का किया काम। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान नहीं थम रही है हिंसा। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में नामांकन पत्र जमा करने को लेकर 2 गुटों में झड़प। बांकुरा में पंचायत चुनाव में नामांकन फॉर्म खरीदने के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़े। बीजेपी सांसद सौमित्र खान के काफिले को रोककर टीएमसी ने किया विरोध प्रदर्शन। ओबीसी आयोग के चेयरमैन हंसराज अहिर का बड़ा आरोप। ओबीसी की सूची में गड़बड़ी के बाद राज्य में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में भी हिंदू ओबीसी छात्रों के बजाय मुस्लिम ओबीसी को ज्यादा तवज्जो देने का आरोप। अहिर ने कहा बंगाल सरकार ने हिंदू ओबीसी के साथ किया अन्याय। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा गहलोत सरकार ने तोड़े भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड। प्रियंका गांधी वाड्रा पर दोहरा आचरण अपनाने का लगाया आरोप। कहा महिलाओं बेटियों की खूब बात करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान में महिला से बलात्कार पर साध लेती हैं चुप्पी। केंद्र के 9 साल पर केंद्रीय मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा जनजातीय समुदाय के विकास और उत्थान के लिए तमाम कदम। जनजातीय समुदाय के प्रत्येक गांव में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो रहा तैयार। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा नौ उद्योग जगत में भय और लाल फीताशाही हुई खत्म। इंडोनेशिया ओपन में भारतीय बैडमिंटन स्टार्स के जीत का सिलसिला जारी। किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और प्रियांशु रजावत ने अपने अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। और प्रचंड रूप ले चुका चक्रवात बिपरजॉय गुरुवार शाम को गुजरात में कच्छ के जोखात तट से टकराएगा। तब इसकी तीव्रता होगी 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा। एनडीआरएफ से लेकर सेना तक चक्रवात से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए अलर्ट पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अस्पतालों की तैयारी का भी निरीक्षण किया। गुजरात में बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के कारण तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया है।
अमित शाह बिपरजॉय चक्रवात को लेकर व्यस्त हैं और जमीनी स्थिति जानने के लिए वे गुजरात जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिपरजॉय को लेकर तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत कर तैयारी की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने बताया कि चक्रवात के कारण किसी भी स्थिति या आकस्मिकता से निपटने के लिए सेनाएं स्थानीय प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के कच्छ में अस्पतालों का निरीक्षण किया और उपलब्ध ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और क्रिटिकल केयर बेड की जानकारी मांगी। उन्होंने चक्रवात के बाद आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए की गई तैयारियों की भी समीक्षा की। साइक्लोन पास हो जाने के बाद जो सिचुएशंस क्रिएट होती है उसका मैनेजमेंट बहुत आवश्यक होता है और उसमें हेल्थ इमरजेंसी सबसे प्रायोरिटी में होती है। कोई कैजुअलिटी की स्थिति में या तो कोई जख्मी हुए हो, वैसे लोगों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाना ये बहुत आवश्यक होता है। वैसी स्थिति में एक KK हॉस्पिटल भुज की है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे 15 बेड आइडेंटिफाई करके सुरक्षित रखा गया है ताकि भविष्य में ऐसी कोई इमरजेंसी में पेशेंट को लाया जाए तो उसको बेहतर ट्रीटमेंट मिले। भुज के अगल बगल की सारी हॉस्पिटल में कितना बेड उपलब्ध है, कितना क्रिटिकल बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी सिक्योर की गई है ताकि इमरजेंसी की स्थिति में सभी को तुरंत ही इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल पाए, ऐसा सारा प्रबंध किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गांधीनगर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ये बैठक गुजरात के स्टेट इमरजेंसी सेंटर में की गई और बिपरजॉय के खिलाफ तैयारियों को लेकर जानकारी ली गई। बिपरजॉय के चलते केंद्र और राज्य सरकार लगातार सतर्कता बरत रही है। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री और आला अधिकारी हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बिपरजॉय से निपटने की जमीनी तैयारियों को बताती हमारी ये खास रिपोर्ट। अति गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बिपरजॉय उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान बिपरजॉय के कल शाम तक उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने और सौराष्ट्र, कच्छ तथा जखाऊ बंदरगाह के पास गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान में कराची के तटीय इलाकों को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर समुद्री तटों पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। Kutch and Devbhoomi Dwarka will be having the higher wind speed, and at present wind speed is about 65 to 75 km per hour, gusting to 85 km per hour. The wind speed will gradually increase, and by the time it crosses the coast, it will be 125 to 135 km per hour. That is from 15th afternoon. गुजरात के मांडवी में तूफानी चक्रवात बिपरजॉय के कारण तेज हवा चल रही है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात के अमरेली में सियालबेट के ग्रामीणों तक जरूरी सामान नावों से पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। पुलिस द्वारा सभी शिविरों में सब्जियां और दूध सहित आवश्यक सामान वितरित किया जा रहा है। कच्छ के कांडला बंदरगाह पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर तैयारियां की गई हैं। चक्रवात को लेकर कांडला बंदरगाह पर सभी परिचालन बंद कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन की कार्रवाई की गई है। पिछले 2 दिन से ये कार्रवाई चल रही है और तकरीबन 45,000 से ज्यादा लोग इवैक्यूएट कर दिए गए हैं सुरक्षित स्थानों पर। आगे हमारा इम्पोर्टेंट जो फोकस एरिया है वो ये है कि लैंडफॉल होने तक जो कम्युनिटी है, लोग हैं, वो कन्फाइंड रहें। इस बीच कच्छ के तटीय इलाकों में गांव वालों के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। कच्छ के सीमावर्ती गांवों के निवासियों को BSF ने न सिर्फ शरण दी है बल्कि उनके खाने और रहने की पूरी व्यवस्था का जिम्मा भी सीमा सुरक्षा बल ने उठाया है। जैसा कि बिपरजॉय जो तूफान है, साइक्लोन है, वो हमारे इस इलाके में टकराने वाला है, उसके लिए हमने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। साथ में नज़दीक में जितने भी गांव के लोग हैं उनको सबको बता रखा था कि हमारे कैंप के दरवाजे तूफान के दौरान किसी भी स्थिति में आपके लिए खुले हैं। आने वाले तूफान के संभावित भयानक प्रभाव को देखते हुए द्वारका देवस्थान समिति ने गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि पुजारी परिवार के द्वारा श्री जी की सभी नियमित सेवाएं हमेशा की तरह जारी रहेंगी। वहीं द्वारका प्रशासन ने संभावित तूफान के मद्देनजर व्यापक तैयारियां की हैं। द्वारका के SDM पार्थ तलसानिया ने द्वारकाधीश मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से फिलहाल अपनी यात्रा टालने की अपील की है। कल
श्री द्वारकाधीश मंदिर दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेगा। यात्रिकों को अपनी सुरक्षा और सलामती के लिए द्वारका ना आने की सलाह दी जाती है और संस्था के जो आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उस पर आप दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ ने बताया है कि ओखा, पोरबंदर, गांधीधाम, वीरावल, मोरबी और अन्य जगहों पर नजर रखी जा रही है। मौके पर 2500 से ज्यादा कार्यबल तैनात है। सीपीआरओ ने बताया है कि 69 ट्रेन रद्द की गई है, 33 ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट, 27 ट्रेन शॉर्ट ओरिजिनेट की गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों में मालगाड़ी के परिचालन को भी रद्द किया गया है। अभी तक हमने कुल 69 ट्रेन जो है वो कैंसिल की है। 33 ट्रेन हमने शॉर्ट टर्मिनेट की और 27 ट्रेन को हमने शॉर्ट ओरिजिनेट किया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि 16 जून को दोपहर तक चक्रवात बिपरजॉय राजस्थान की ओर प्रवेश करेगा। 16 तारीख को भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 17 जून को भी भारी बारिश की संभावना रहेगी। 16 जून को जो साउथ वेस्ट राजस्थान का जो बाड़मेर और जालौर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये हमने आज रेड वार्निंग इशू की है, क्योंकि 16 जून को आप देखेंगे कि जैसे ये सिस्टम साउथ वेस्ट राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा तो भारी बारिश का दौर जो है वो शुरू होगा और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 200 mm के आसपास या 200 mm को भी क्रॉस कर सकता है बाड़मेर और जालौर डिस्ट्रिक्ट में। चक्रवात से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। प्रशासन दिन रात काम में जुटा हुआ है और हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और जमीनी तैयारियां किस तरह से बिपरजॉय को लेकर की जा रही हैं उस पर भी विस्तार से आपको बताएं, लेकिन बताएं कि किस तरह से ये अपने रास्ते को बदलता हुआ अब अगले 24 घंटे से भी कम समय में ये गुजरात के तट से टकराएगा। बिपरजॉय कहां से आ रहा है? अरब सागर से उठा ये बिपरजॉय। और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि कोई भी चक्रवात जब लंबे समय तक समुद्र में होता है तो जब लैंडफॉल उसका होता है, यानी कि जब वो टकराता है तब उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। तो ये माना जा रहा है कि कल शाम को गुजरात के तट पर जब इसका लैंडफॉल होगा तो वो काफी तीव्र होगा। यह भी कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार जो हवाओं की उस समय होगी वो भी बहुत तेज होगी। 15 जून की शाम को गुजरात के तट से टकराएगा। फिलहाल जो अभी बिपरजॉय की जो रफ्तार है वो 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कही जा रही है। तेज हवाएं चल रही हैं। इस समय कच्छ, सौराष्ट्र को पार करने के बाद चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव दक्षिण राजस्थान में 16 जून को दिखेगा और उस समय 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 16 तारीख को भारी बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। 17, 18 और 19 जून को दक्षिण हरियाणा में भी बारिश होगी। तब तक चक्रवात की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि कहां कहां चलेंगी तेज हवाएं। चक्रवात का ये जो पूरा एक तरह से आप इस समय जो मैप देख रहे हैं उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि राजकोट और कच्छ की तरफ किस तरह से ये बढ़ रहा है। इसमें 17, 18 और 19 जून को दक्षिण हरियाणा में बारिश हो सकती है। ये जब एक तरह से गुजरात के तट पर टकराने के बाद ये जब आगे बढ़ेगा तब तक चक्रवात की रफ्तार बहुत कम हो चुकी होगी। अब इस मैप में आपको यह दिखाई देगा कि कहां कहां तेज हवाएं चलेंगी। 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं होंगी जब चक्रवात बिपरजॉय टकराएगा। यानी कि वो जो आप लाल हिस्सा जो देख रहे हैं वो कच्छ का है, जामनगर का है और द्वारका का है। ये 3 वो जिले रहेंगे जहां 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा जो जिले हैं जहां पर हवाएं तेज रहेंगी वो आपको दिखाई देता है कि 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार रहेगी मोरबी में, जो बिल्कुल उससे सटा हुआ जिला है। और इसी के साथ राजकोट और जामनगर में भी करीब 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो ये वो सारे जिले हैं जो सबसे ज्यादा एक तरह से कहे जा रहे हैं अभी तक कि वो प्रभावित होंगे। मोरबी के आसपास भी 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। और साथ ही आप देख रहे हैं राजकोट, जामनगर और इसी के साथ है जूनागढ़ और गिर, यहां पे भी 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो ये एक तरह से एक बार चक्रवात बिपरजॉय के टकराने के बाद का ये एक तरह से ये तस्वीर रहेगी जो मौसम विभाग ने बताई है कि किस तरह से तेज हवाएं चलेंगी। वो कौन कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
कहां कहां बारिश होगी ये भी हम आपको बताते हैं कि गुजरात की ओर से तेजी से बढ़ रहा चक्रवात मुंबई से गुजरात तक बढ़ते हुए चक्रवात दिखाई दे रहा है, जिसमें कि मुंबई में भी देखा कि तमाम जगह उसका एक असर दिखाई दे रहा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे और विस्तार से आपको कि किस तरह से जमीन पर तैयारियां चल रही हैं चक्रवात बिपरजॉय से निपटने की। Yoga, in the ancient Indian language, Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथा। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ DD न्यूज पर। जो कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा! और बेटा, योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से बिपरजॉय की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है और एक तरह से कह सकते हैं कि इस बड़े तूफान से निपटने की बड़ी तैयारियां भी सरकार ने की हैं। आज का हमारा विशेष बिपरजॉय हाई अलर्ट पर गुजरात। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। आज के कार्यक्रम का विशेष बिपरजॉय हाई अलर्ट पर गुजरात। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, DGIMD। मोहपात्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र सिंह बुंडेला, इंस्पेक्टर जनरल NDRF, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
तापस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे इस समय। तापस हमारे साथ कच्छ से जुड़ रहे हैं। तापस, सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे कि इस समय की क्या स्थिति बताई जा रही है, किस तरह से इवैक्यूएशन का काम भी पूरा हो गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि बुधवार रात तक उसे पूरी तरीके से पूरा कर दिया जाएगा, सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि करीब 47,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, खासतौर से जो तटवर्तीय जगह थे वहां से उनको लेके। और सबसे दिक्कत की बात ये थी कि बहुत सारे लोग छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, उनको इस साइक्लोन की जो इसकी भयावह जो है उसको वो बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन जो स्टेट मशीनरी है उन्होंने उनको समझा बुझा के वो शेल्टर होम में लेके आए। हम खुद कुछ शेल्टर होम में गए, उनसे वहां पे बात की। वहां पे 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिली। हमने पहले भी शेल्टर होम गए, हमने देखा है वहां पे लोगों को खाने की और पीने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार कुछ शेल्टर होम्स में हमने देखा कि वहां पे मेडिकल सुविधाएं भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम कुछ जगहों पे जहां पे गए वहां पे कुछ ऐसी महिला भी थी जो गर्भवती थी, कुछ बच्चे भी थे जो बहुत छोटे थे, तो उनकी देखभाल करने के लिए उनको मेडिकल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ये जो डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई वो एक सच में काबिले तारीफ है। तो ये तो अपने आप में एक अनूठा रहा। दूसरी चीज जो आज हमने देखा कि खुद यूनियन मिनिस्टर और 2 स्टेट मिनिस्टर लगातार जो कोस्टल एरिया में, चाहे वो मांडवी हो, चाहे वो मुंड्रा हो या भुज के आसपास की जगह है, हॉस्पिटल्स है, वहां पे खुद जाके वो जो काम किया जा रहा है, वहां पे जो प्रिपेयर्डनेस दिखाई जा रही है उसका जायजा लिया। हॉस्पिटल्स में गए यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, जो वहां पे जाके 2 हॉस्पिटल्स में उन्होंने देखा कि किस तरीके से वहां पे बेड्स की जरूरत है या नहीं, वहां पे बेड्स रखे गए हैं कि नहीं, अगर बाई चांस जरूरत पड़े, किसी को जरूरत पड़े तो वहां पे उनको एडमिट किया जा सकता है कि नहीं। जो दूसरी अहम चीज है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने भी मीटिंग में कहा था कि हम अपने पशुओं का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों के प्रति हमारी संवेदनता है, पशुओं के लिए भी होना चाहिए। तो ये एक होलिस्टिक, जो हम बार बार बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो ये एक होलिस्टिक प्रयास रहा। तो आज हमने देखा कि खुद यूनियन मिनिस्टर गए एक वेट हॉस्पिटल में, वहां पे उन्होंने वहां के लोगों को निर्देश भी दिया कि अगर कोई अपने कोई पशु को लेके आना चाहता है, वहां पे थोड़े दिनों के लिए रखना चाहता है इस साइक्लोन की वजह से, तो उसको रखा जाए। और एक टीम डॉक्टर्स की, वेट डॉक्टर्स की और एम्बुलेंसेस की भी व्यवस्था की गई है इसी के मद्देनजर। तो ये तो दूसरी चीज है। और एक और जो चीज, क्योंकि गुजरात का जो पूरा तटवर्तीय इलाका है वो पोर्ट्स की वजह से बहुत जाना जाता है, पोर्ट से बहुत ज्यादा बिजनेस और ट्रेड रूट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट में भी आता है। तो आज एक और पोर्ट में भी गए, वहां पे भी जायजा लिया कि वहां पे क्या सारे चाक चौबंद जो सिचुएशन है वो ठीक है कि नहीं। तो वो भी एक तरह से हमने देखा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जान माल का ही नुकसान बचाने की कोशिश है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिनिस्टर ने कहा भी कि हमारा मोटो है, मिशन है कि 0 कैजुअलिटी रखना, तो उस पर पूरी तरह से वो काम कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट लेके चल रहे हैं, कि होलिस्टिक मिशन है ये। जी तापस, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मोहपात्रा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल शाम का इसका लैंडफॉल है, ये टकराएगा गुजरात के तट से। अभी मौजूदा स्थिति इस चक्रवात की क्या बताई जा रही है? आज शाम को जो हमारा एनालिसिस है, इसके हिसाब से ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है। और जो जखाव पोर्ट है, वो पोर्ट से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा पे ये केंद्रीभूत है। अभी इसका जो विंड स्पीड चल रहा है लगभग 135 to 145 किलोमीटर/आवर, गस्टिंग टू 165 किलोमीटर/आवर है। और धीरे धीरे ये जब नॉर्थ ईस्ट दिशा पे गति करेगा और कल शाम को सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट और इसके आसपास पाकिस्तान कोस्ट को मांडवी और कराची के बीच में और जखाव पोर्ट के आसपास पार करेगा। तब इसका विंड स्पीड 120 to 130, गस्टिंग टू 145 किलोमीटर/आवर विंड स्पीड होगा। ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है, तो इसमें लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। मोहपात्रा जी, अभी तक का जो पता चल रहा है इसकी रफ्तार को लेते हुए, तो ये तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकता है। इन गस्टिनेस जो सस्टेन्ड विंड स्पीड है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
120 to 135 किलोमीटर तक हो सकता है, और इन गॉस्टीनेस आप विंड स्पीड कभी कभी 150 तक जा सकता है। महापात्रा जी, ये भी जानना चाहेंगे, इतनी तेज रफ्तार के साथ जब हवा होगी और ये तूफान जब टकराएगा तो किस तरह के नुकसान संभावित हैं, जो अभी जिनकी तैयारी एक तरह से उन नुकसानों को कम करने की भी की जा रही है, लेकिन वो नुकसान क्या हैं हो सकते हैं जो अभी तक देखे जा रहे हैं? ये जो विंड स्पीड होता है इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है, जैसे कि जो स्मॉल हॉट होते हैं, कि टीन हाउस होता है, एस्बेस्टस हाउस होता है, कि थेचर हाउस होता है, इसमें लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स बेंडिंग हो सकता है, ऑपरेटिंग हो सकता है, लाइन टूट सकते हैं। इसके साथ साथ बड़े बड़े पेड़ भी गिर सकते हैं, जैसे मैंगो ट्रीज होते हैं उस एरिया में, ये भी गिर सकता है। और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो भी इसमें अफेक्टेड हो सकता है, सॉल्ट पेन्स अफेक्टेड हो सकता है। और इसके साथ साथ तेज बारिश होने का संभावना है, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कल एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है, स्पेशली गल्फ ऑफ कच्छ को लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली कच्छ डिस्ट्रिक्ट, मोरबी डिस्ट्रिक्ट, जामनगर डिस्ट्रिक्ट और द्वारिका और पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट, इसमें एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का भी संभावना है। और ये जो इलाका है इतनी ज्यादा बारिश नहीं होता है, सो इतना बारिश होने की वजह से 20 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश हो सकता है। इसमें जो लो लाइंग एरिया है इसमें फ्लडिंग सिचुएशन डेवलप हो सकता है। इसके साथ साथ समुद्र का लहर भी वहाँ आ सकता है, 2 मीटर से 3 मीटर तक डिफरेंट प्लेसेस में, ये सभी जिले के आसपास जो कोस्टल इलाका है। तो इसलिए दोनों मिलके कोस्टल फ्लडिंग जो होगा बारिश की वजह से और सैलाइन वाटर की इनंडेशन की वजह से, तो इसलिए जो लो लाइंग एरिया में जो लोग हैं वो सब सेफ प्लेसेस को चले जाना चाहिए जी। और ये तीनों एक ही साथ होगा, एक मल्टी हजार्ड सिनेरियो साइक्लोन होता है, जबकि विंड्स होता है, साथ साथ स्टॉर्म सर्ज होता है, और साथ साथ बारिश भी चालू रहता है जी। नरेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एनडीआरएफ ने और राज्य के प्रशासन ने अभी तक 47,000 तक से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, लेकिन जिस तरह की तीव्रता इस पूरे प्रचंड चक्रवात की दिखाई दे रही है, उसके देखते हुए और क्या क्या एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं, साथ ही एक बार इसके टकराने के बाद के वो क्या तमाम उपाय हैं जिस पर काम किया जा चुका है? तो मैं इसमें अपडेट करना चाहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक 67,000 से ऊपर लोगों को शिफ्ट कर दिया है। करीब 1521 शेल्टर होम्स में जहाँ ये सेफ है वहाँ पर वल्नरेबल ग्रुप को शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरा, एनडीआरएफ की 18 टीमें, एसडीआरएफ की 12 टीमें और जो डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सपोर्टिंग एजेंसीज हैं, वो सब ऑलरेडी स्पॉट पे अलर्ट हैं और इवैक्यूएशन में भी अभी असिस्ट कर रहे हैं। इसका जो प्री साइक्लोन इवेंट है, जो प्रोजेक्शन आईएमडी से आता है, उसकी एक्यूरेसी के कारण अभी स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्यापक अरेंजमेंट किए गए हैं, जो मीडिया में भी बहुत वाइडली इसका प्रचार भी हो रहा है। पोस्ट साइक्लोन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है उसमें रिस्टोरेशन का होता है, कि अगर जो एनडीआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट काम होता है कि अगर रोड्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उनको हम क्लियर कर दें, पेड़ बहुत सारे गिरते हैं, और इसको रिस्टोर करने का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्टेट की जितनी भी रिस्टोरेशन एजेंसीज है, जैसे पब्लिक रोड्स डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, हेल्थ है, ये सब काम करेंगी ताकि नॉर्मलसी हम जल्दी रिस्टोर कर सकें जी। महापात्रा जी, क्या इससे पहले जो चक्रवात भारत में आते रहे हैं, क्या वो इससे ज्यादा तीव्र रहे हैं, या ये उनमें एक अलग एक तरह से चक्रवात देखा जा रहा है? क्योंकि उसी के आधार पर फिर नुकसान भी देखा जाएगा और उससे किस तरह से निपटा जाए उसकी तरफ भी काम किया जाएगा जी। ये जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, इसमें लगभग 5 साइक्लोन डेवलप होता है हर साल। इसमें 5 साइक्लोन से 4 साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में और 1 साइक्लोन अरेबियन सी में होता है। और आउट ऑफ ये 5 साइक्लोन्स 2 से 3 साइक्लोन सीवियर और वेरी सीवियर साइक्लोन हो सकता है। तो इसलिए ऐसे कोई सरप्राइज नहीं कि वेरी सीवियर साइक्लोन डेवलप होना, और वेरी सीवियर साइक्लोन पहले भी अरेबियन सी में डेवलप हुआ है। रिसेंटली जब साइक्लोन ताउते की बात करें, मई 2021 में साइक्लोन ताउते गुजरात कोस्ट को ड्यू के पास हिट किया था, और जब हिट किया था तो विंड स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक गया था। और इसकी तुलना में आप इसको कंपेयर करें तो विंड स्पीड 40 से 45 किलोमीटर कम होने का अनुमान किया जा रहा है। और सिमिलरली 1998 में कांडला के पास एक साइक्लोन भी तट को पार किया था, वो भी एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था, इसका विंड स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा था।
सो गुजरात तट आप देखेंगे जितना वेस्ट कोस्ट स्टेट है इसमें गुजरात स्टेट सबसे वल्नरेबल है साइक्लोन के लिए, क्योंकि जितना साइक्लोन डेवलप होता है अरेबियन सी में ज्यादातर साइक्लोन तो अरेबियन पेनिनसुला की तरफ मूव करता है, मगर इसमें कुछ साइक्लोन नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करते हुए गुजरात के ऊपर प्रभाव देता है। जी नरेंद्र सिंह जी, आपसे अंत में एक जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो तैयारियां की हैं उसमें जो एहतियाती कदम तमाम उठाए गए हैं, 4000 से ज्यादा होर्डिंग हटाए गए हैं और तूफान की आशंका के बाद जिन क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है उनसे निपटने के लिए 450 अस्पतालों की पहचान की गई है। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 597 टीम तैनात की गई हैं। तो एक तरह से रिस्टोरेशन को लेकर पिछले अनुभवों से किस तरह से कुछ नए एक तरह से उपाय किए गए हैं इस बार? तो जैसा कि हमारे देश ने काफी सीखा है, जो साइक्लोन ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में हिट होता है, पुराना एक्सपीरियंस भी हमको मदद कर रहा है। तो जितनी भी रिस्टोरेशन के डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है। इसका प्रोजेक्शन जब आईएमडी ने शुरू किया था कि इस तरह का साइक्लोन बिल्ड हो रहा है, उसके आज से कई दिनों पहले नेशनल लेवल पे मीटिंग और रिव्यू हो चुका था। स्टेट गवर्नमेंट ने रिव्यू किया था, प्लानिंग हो गई थी फोर्स की मूवमेंट की, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनकी भी प्लानिंग हो गई थी, जिस कारण से ये सब एजेंसीज अभी कोऑर्डिनेट करके काम कर रही हैं। जी, तापस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, तकरीबन कह सकते हैं 1 हफ्ते से 10 दिन का समय रहा और आईएमडी की प्रेडिक्शंस के साथ ही हम जिस तरह से चक्रवात बिपरजॉय को लेकर एक तरह से तैयारी जो की है उसमें जो अभी कल शाम तक के लिए क्या अब वो अंतिम तैयारियां हैं जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है? क्योंकि लोगों को कहा गया है कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें, इसके अलावा और क्या वो तैयारियां हैं जो की जा रही हैं? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है ऋतु, प्रिकॉशन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इस वक्त जरूरी है। आपके पास साइक्लोन मैन है, उन्होंने 6 तारीख से जब ये साइक्लोन बना था तो डॉक्टर महापात्रा ने बता दिया था कि ये लंबा चलेगा, और ये एक तरह से प्रॉपर प्रेडिक्शन की वजह से हम देख पा रहे हैं कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरीके के डिसीजंस लिए हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि शेल्टर होम में लोगों को लेके जाया गया है, और अभी इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन लाइन का सही से रहना, क्योंकि हमेशा यही देखने को मिला जितने भी बड़े साइक्लोन हमने देखे हैं, चाहे मोस्टली जो बे ऑफ बंगाल साइड में, जो उड़ीसा और बंगाल साइड में देखा है कि जो पोल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं या फिर जो टेलीफोन पोल्स होते हैं, जो टेलीफोन मोबाइल कनेक्शन है, वो सबसे पहले कट होते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वो रहेगा चैलेंज की कैसे इन सबको फिर से ठीक किया जाए। और दूसरी गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने यह भी कहा है कि मोबाइल टावर्स को लेकर अगर किसी का कोई कनेक्शन, कोई नेटवर्क नहीं काम कर रहा है तो किस तरह से आप पोर्ट मोबिलिटी का उन्होंने कहा है कि आप मैनुअली किसी और एक तरह से उस कनेक्शन पे ट्रांसफर हो सकते हैं, इसकी भी उन्होंने बात की और यह सुविधा दी है गुजरात के तमाम उन 8 तटवर्ती इलाकों के लोगों को भी, बल्कि पूरे गुजरात के उन इलाकों को दी गई है कि जहां चक्रवाती तूफान का एक बड़ा असर देखा जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि 10 दिन से पहले जिस तरह से इस चक्रवात को मॉनिटर किया गया और जो तैयारियां की गई हैं उसका कम से कम नुकसान कल देखने में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है, और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो योग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।
आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था, और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी के कई ठिकानों पर तलाशी ली। इसके बाद बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंत्री से धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत नौकरी घोटाले को लेकर पूछताछ की गई। इस पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। देश के तमाम इलाकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री वी सेंथिल बालाजी को आज तड़के गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा कार्रवाई पूरी करने के बाद सेंथिल बालाजी को हिरासत में लिया। वी सेंथिल बालाजी को लंबी पूछताछ के बाद पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए चेन्नई के ओमादुरार सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान मंत्री सेंथिल को रोते हुए देखा गया। नौकरी के लिए नकदी घोटाले के तहत पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और ईडी को जांच की अनुमति दी थी। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री के आवास की तलाशी ली। पिछले महीने आयकर विभाग ने भी बालाजी के करीबियों के घर पर छापे मारे थे। बालाजी की गिरफ्तारी के बाद सियासी जंग जारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सरकारी अस्पताल में सेंथिल बालाजी से मुलाकात की। डीएमके जहां कार्रवाई को गैर कानूनी बता रही है, तो वहीं एआईएडीएमके और बीजेपी इसे सही ठहरा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कुछ साल पहले तक स्टालिन बालाजी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, लेकिन अब उनका बचाव कर रहे हैं। Revengeful activity is this. So here we will face all those things. Historically, we faced so many things. We also face these things because the central government, the union government is doing so many wrong things. Mr. M.K. Stalin, when he was opposition leader in 2016, 18th April, he went to Senthil Balaji's hometown in Kulitalai. He said, Senthil Balaji is a corrupt person. This person is accused in money for job scam and he should be arrested. Action should be taken against him. This is 2016, a public meeting. Same case he mentioned. He accused Senthil Balaji of murder also in Gogol Raj thing. Now 2018, Senthil Balaji joins DMK. Suddenly the CM is claiming Senthil Balaji is innocent. What is this? That is on record that he has spoken. Senthil Balaji is a corrupt person in this case. Same case ED is taking action. बालाजी सेंथिल साहब गिरफ्तार हुए हैं। उनके सामने जो चार्जेस है वो वही चार्जेस है जिस चार्जेस को ड्रॉप किया गया था, लेकिन वो चार्जेस फिर से अब सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया है। क्रिमिनल जो केसेस थे उनको रीइंस्टेट किया है, जो एफआईआर उसका ड्रॉप कर दिया गया था उसको वापस रीइंस्टेट किया गया है, और इसके लिए ईडी ने भी जो उनको अरेस्ट किया है बेस्ड ऑन जो बहुत सारे जो एविडेंसेस है वो उसके बेसिस पे किया गया है। बीजेपी का कहना है कि जिस दिन प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। बीजेपी ने 1 महीने पहले ही तमिलनाडु के राज्यपाल को ज्ञापन देकर सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से हटाने की मांग की थी। दिल्ली से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में नामांकन पत्र जमा करने को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई, तो बांकुरा में पंचायत चुनाव में नामांकन फॉर्म खरीदने के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़े। इस बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। चुनाव तो दूर की बात है, अभी नामांकन के दौर में ही हिंसा बेकाबू होती दिख रही है। राज्य के विभिन्न इलाकों में हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये गणतंत्र रक्षा के लिए ये गांव की सरकार है पंचायत, ये लूटने नहीं दिया जाएगा। 20,000 सीट में निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए साजिश किया है राजीव सिन्हा और ममता जी का मिला भगत, साथ में पुलिस है। मेरा साथ जो डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हुआ उसमें उन्होंने बताया जब हाईकोर्ट मुझे स्टैट्यूटरी पावर दे दिया और कोई सेंसिटिव बूथ नहीं है बंगाल में, कोई जरूरत भी नहीं है सेंट्रल फोर्स का। ताजा घटना में दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में नामांकन पत्र जमा करने को लेकर दो गुटों की झड़प में फायरिंग हुई। बासंती हाईवे पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने गोलीबारी की, जिसमें सुनील हल्दर नाम के एक तृणमूल कार्यकर्ता घायल हुआ, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। विरोध में बासंती हाईवे जाम कर उसके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आई हैं। पुलिस ने 17 से 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कन्फ्रंटेशन हुआ दो ग्रुप में, उसका हम लोगों का उस कन्फ्रंटेशन का इन द मिडिल वी वर एंड देन दे सडनली मॉब अटैक्ड ऑन पुलिस। दो अभी इंजुरी हमरा ऑलरेडी found here and those two are already admitted in primarily Canning Hospital, then they have been transmitted to another hospital of Kolkata. Their condition is now stable. हम लोग arrest किया already 17-18 already arrest किया and specific case is being started and will get all legal action as per law. वहीं बांकुरा में पंचायत चुनाव में नामांकन फॉर्म खरीदने के दौरान एक बार फिर से टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। ये हिंसा बांकुरा के सोनामुखी में हुई है, जहां बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद सौमित्र खान के काफिले को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। हिंसा के बीच ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया और नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां ये राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होंगे। एक ही बार में मतदान पूरा कराया जाएगा और वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओबीसी आयोग के चेयरमैन हंसराज अहीर ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि ओबीसी की सूची में गड़बड़ी के बाद राज्य में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में भी हिंदू ओबीसी छात्रों के बजाय मुस्लिम ओबीसी को ज्यादा तवज्जो दी गई है। अहीर ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हिंदू ओबीसी के साथ अन्याय किया है। बंगाल में जो भी ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन है और ओबीसी छात्रों के साथ में मेडिकल कॉलेज की एडमिशन्स है और जो भी सरकार की योजनाओं का लाभ ओबीसी की असली जातियों को मिलना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं अनियमितता भी हुई है, छेड़छाड़ हुई है, अन्याय हुआ है, उनका अधिकार छीना है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज 9 में। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से।
आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है। अरुण सिंह ने कहा कि खनन माफिया साधु संतों की हत्याएं और दमन करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं की। और 551 दिन बाद गहलोत जी कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि सरकार के जेब में अब पैसा आ रहा था, ब्लैक मनी आ रही थी। तो संत विजयदास ने खुद आत्महत्या की। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां 12-12 पुजारियों ने या तो आत्महत्या की होगी या उनको जिंदा जला दिया गया। राजसमंद में तो पुजारियों को जिंदा जला दिया गया। ये ऐसा कुकर्मी शासन वहां पे चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुल्लू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और एनडीए की सरकार लोगों की सेवा, देश को सुशासन देने और गरीब कल्याण के लिए कटिबद्ध है। आज राजनीति की संस्कृति को पीएम मोदी ने बदल डाला है। वंशवाद से विकासवाद का परिवर्तन और वोट बैंक की राजनीति से रिपोर्ट कार्ड की राजनीति तक पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है। राजनीति में किस तरीके से छल कपट से सत्ता को हत्या कर लोगों की हित की बात कह के लोगों का अहित करने पर आमना कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां खड़ी वंशवाद से विकासवाद की ओर। राजनीति में क्या हो रहा था? मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा दामाद, बाद में मेरा पोता, यही पार्टियां बन गई और यही है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। यहां से उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया। रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल सुशासन के रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया है, जो 70 सालों में नहीं हुआ। 11 करोड़ 78 लाख किसानों को हर चौथे महीने 2-2 हजार दिए जा रहे हैं। किसानों की बात होती है, बहुत लोगों ने किसान नेता होने का दम भी भरा है, लेकिन जो काम किसानों का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उतना कभी भी किसी किसान का नहीं हुआ है। यह मैं दावे से ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं। जिस देश में स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसा बीच में रह जाता है, बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, वहां प्रधानमंत्री मोदी 11 करोड़ 78 लाख किसानों को एक बटन दबाकर 15 सेकंड के अंदर उनके खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा देते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर खड़ी होती है। समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने बुधवार को अपनी परामर्श प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनसंवाद का आयोजन किया।
इसका उद्देश्य दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उत्तराखंड के वासियों के यूसीसी पर सुझाव एकत्रित करना है। समिति का कहना है कि कानून का फाइनल ड्राफ्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की परामर्श प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। इसी कड़ी में बुधवार को समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों और अन्य लोगों से भी सुझाव लिए। समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि समिति का उद्देश्य परंपराओं और रीति रिवाजों में दखल दिए बिना ऐसे एक समान सिविल कोड की सिफारिश करना है जो संविधान की भावना के अनुरूप हो, विशेषकर महिलाओं को किसी तरह के भेदभाव का सामना न करना पड़े। We have a uniform civil code. We will be able to fight inequalities in economic, social, religious field में जो भी inequalities है, if we have uniform civil code, we will be able to fight those inequalities better. It's for all women, all children, people of all faiths. That's what we are trying. We are dealing them on equal basis. We want to deal with them. समिति के मुताबिक उन्हें लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 साल करने, लिव इन रिलेशनशिप और LGBTQ कम्युनिटी को भी समान नागरिक संहिता में जगह देने के सुझाव मिले हैं। राज्य के निवासियों सहित विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से मिले 2.5 लाख से ज्यादा सुझावों पर समिति का विचार विमर्श हो रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इस समिति का गठन मई 2022 में किया था। इससे पहले कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत पर टिप्पणियां कर चुके हैं। संविधान बनाते समय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर व्यापक चर्चा हुई और कई सदस्यों ने इसे लागू करने की मांग की थी। हालांकि उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए संविधान सभा ने यह जिम्मेदारी आने वाली सरकारों पर छोड़ दी थी। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सरकार देश भर में एक समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रयास करेगी। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लिए प्रत्येक गांव में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार हो रहा है। वहीं भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि 9 साल में उद्योग जगत में भय और लाल फीताशाही खत्म हुई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में 9 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता को सरकार के कामों की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मंत्रालय से जुड़ी तमाम उपलब्धियों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के विकास और उत्थान के लिए पिछले 9 वर्ष में केंद्र की मोदी सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 38,000 नए अध्यापकों की नियुक्ति करेगी। ब्लॉक स्तर पर आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। यही नहीं, आदिम जनजातीय समुदाय के प्रत्येक गांव में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक गांव का डेटाबेस बनाए, प्रत्येक गांव के लोगों के प्रवृत्ति का मानक, यानी हम प्रिमिटिव ट्राइब में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहाँ पर कैसे हो रहा है और उसमें हम किस तरीके से चीज़ों को जोड़ते जा रहे हैं। तो ये 15,000 करोड़ का जो राशि है वो स्पेशल फॉर प्रिमिटिव ट्राइब्स है।
अर्जुन मुंडा ने आगे कहा कि देश भर में वन अधिकार कानून के तहत जनजातीय समुदाय को 21,99,000 सरकारी भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वन उपज की संख्या को केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 27 कर दिया है। इसके तहत सरकार समर्थन मूल्य भी देती है। वहीं केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 9 सालों में उद्योग जगत में बढ़ोतरी हुई है, भय और लाल फीताशाही खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि 13,000 करोड़ की PLI योजना लॉन्च हुई है। 50 गीगावाट की ACC बैटरी हिंदुस्तान में, आज अभी हिंदुस्तान में एक भी गीगावाट बैटरी नहीं बनती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी लीडरशिप में भारत सरकार ने तय किया कि हम 50 गीगावाट बनाएंगे। गौरतलब है कि 9 साल के मौके पर तमाम केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो बीजेपी भी मेगा जनसंपर्क अभियान चला रही है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पिछली सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने युवाओं को 58% ज्यादा नौकरियां दी हैं। लखनऊ में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि अब तक 8,80,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है। सरकार ने, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब तक 8,80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां भारत सरकार के सौजन्य से UPSC SSC के माध्यम से दी गई। कि जो नौकरियां लगी हमारे देश में, उसमें UPA की कांग्रेस ने सरकार का अगर आप आंकड़ा देखें तो मोदी जी की सरकार ने 58% ज्यादा नौकरियां दी। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ आपको। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने निजामाबाद आतंकी साजिश मामले में पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के ट्रेनर को गिरफ्तार किया है। ये ट्रेनर कर्नाटक में फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। आरोपी युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। NIA ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मौसम मोहम्मद यूनुस के रूप में हुई है, जो अपने बड़े भाई के इन्वर्टर का कारोबार करता था। दक्षिण कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी की टीम ने पुलिस और CRPF के साथ मिलकर दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग जिले में छापा मारा है। ये छापा बैंक ATM गार्ड संजय कुमार शर्मा हत्याकांड की जांच के सिलसिले में मारा गया है। आतंकियों ने इसी साल 26 फरवरी को पुलवामा के अच्छन गाँव में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। संजय शर्मा घाटी में एक बैंक में बैंक गार्ड के तौर पर कार्यरत थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले हफ्ते होने जा रही अमेरिका दौरे के मद्देनजर ये मुलाकात काफी अहम रही। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया कि उन्होंने PM मोदी की अमेरिका यात्रा को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी NSA से बातचीत की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम का दौरा कर आगामी 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले व्यवस्थाओं और कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद एक बैठक हुई जिसमें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के CEO समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, यात्रा मार्गों और शिविरों पर तीर्थयात्रियों के लिए सभी आवश्यक सेवाएं सुलभ बनाने का निर्देश दिया। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार भी योग दिवस को खास बनाने के लिए विश्व भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। न्यूज नाइट के